हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गैस स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने केटीजी खत्म करके रियल गैस स्टार्ट कर दी थी और रियल गैस में हमने जो जेड की बात करी थी। डेविएशन को बताता है जेड, है ना। और जेड की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो दो तरीके बताए थे, वी रियल अपॉन वी आइडियल। क्वेश्चन भी किया था, एक पीवी बाय आरटी। थोड़ा सा हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया देखो जरा, क्या पॉइंट है, वेरिएशन of Z with pressure and temperature। ठीक है कि Z की वैल्यू प्रेशर और टेम्परेचर के साथ कैसे बदलती है ना। तो भैया जी देखो जरा कि P और T के साथ Z कैसे बदलेगा, कि आपने किसी गैस का प्रेशर बदल दिया, आपने किसी गैस का टेम्परेचर बदल दिया, तो Z कैसे बदलेगा। तो सबसे पहला जो इसमें है वो हम पढ़ रहे हैं भैया P वर्सेस Z वर्सेस P, कि Z और P का क्या रिलेशन होता है, Z बदलने पर P या P बदलने पर Z कैसे बदलता है। देखिएगा, इसको एक ग्राफ से हम समझते हैं। ग्राफ जो कुछ ऐसा है कि Z और P का ग्राफ बनाना, इधर P है इधर Z है, ठीक है। और Z और P के ग्राफ में भैया ये तो है जीरो, है ना। जैसे जैसे इधर चलोगे प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलोगे Z की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पर जीरो है, यहां कहीं पर Z की वैल्यू 1 भी होगी। तो यहां पर मान लो Z की वैल्यू है कितनी, 1। तो Z इक्वल टू 1, ये है भैया Z इक्वल टू 1। और मुझे बताओ कि अगर Z की वैल्यू 1 होगी तो ये किस गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, आइडियल के लिए या रियल के लिए। तो रियल गैस के लिए तो Z की वैल्यू 1 नहीं होती, या तो 1 से ज्यादा होती है या फिर 1 से कम होती है। और आइडियल गैस के लिए हमें पता है कि कितनी होती है Z की वैल्यू 1। तो अगर मान लो किसी गैस के लिए अगर Z की वैल्यू 1 आ रही है, या किसी गैस के लिए आपने Z और P का ग्राफ बनाया और ये ग्राफ जो है इस लाइन पर आ गया, इसका मतलब वो गैस कैसी है, आइडियल में कन्वर्ट हो चुकी है, वो गैस आइडियल है, ठीक है। इससे ऊपर हम बोलेंगे Z विल बी ग्रेटर देन 1, और जब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। और अगर इससे नीचे आप बात करोगे तो Z की वैल्यू 1 से क्या आती है, कम आती है, तो ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव डेविएशन। ऐसा ही होगा। तो भैया देखो जरा, ये ग्राफ जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये ग्राफ है भैया एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा। जब Z और P का ग्राफ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बनाया गया, तो ये देखा गया कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा ग्राफ जो है वो ऐसा आता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आप प्रेशर कुछ भी कर दो, चाहे प्रेशर कम रखो चाहे प्रेशर ज्यादा रखो, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हम ये बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव डेविएशन होता है, कि गैस हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। बाकी जितनी भी गैसें हैं उन सब के लिए ग्राफ जो है ऐसा आता है, ठीक है। कि बाकी जितने भी गैसें हैं उन सब के लिए आप देखो, प्रेशर कम होगा तो डेविएशन नेगेटिव होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो डेविएशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और बाकी जितनी भी गैसें, सारी ऑल अदर गैसेस विल शो नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर एंड पॉजिटिव डेविएशन एट हाई प्रेशर, ठीक है। अब भैया कई बार जो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे एक तो किसी गैस के लिए आपको ऐसा ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ भैया मैंने ऐसा दे दिया और एक मैंने ऐसा दे दिया, और यहां पर लिख के दे दिया ये है A, ये है B और ये है C, है ना। जैसे A दे दिया, B दे दिया और ये C दे दिया, और फिर पूछ लिया कि A कौन सी है, B कौन सी है, C कौन सी है। तो देखो कि मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या है, जैसे मान लो A है CO2, जैसे ये है O2 और ये है N2। सर आपको कैसे पता चला कि A CO2 नीचे वाली CO2 ही होगी और ये O2 ही होगी और ये N2 ही होगी। तो ये पता चलता है भैया कुछ ऐसे। अब ये देखो Z की वैल्यू नीचे क्या आ रही है, 1 से कम, और Z की वैल्यू जो है 1 से कम आ रही है भैया। देखो ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं डिप ऑफ द कर्व, डिप ऑफ द कर्व, ठीक है। ये होता है कर्व का डिप, ठीक है। तो बेसिकली होता यह है कि Z की वैल्यू 1 से जितनी कम होती है, कल मैंने आपको बताया था Z के बारे में, नेगेटिव डेविएशन के बारे में। तो Z की वैल्यू 1 से जितनी कम होती है ना, बेसिकली ये जो डिप ऑफ द कर्व है ना, ये आप देखो उतना ही क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। और Z की वैल्यू 1 से जितनी कम होती है, पिस्टन रुकना चाहिए था कहां, 22.4 पर, रुक गया पहले। तो इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह के फोर्स थे, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट थे। तो बेसिकली ये होगा कि भैया जिसका डिप ज्यादा होगा उसकी Z की वैल्यू 1 से कम होगी, और 1 से जितनी कम होगी उसका डिप उतना ही ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये जो डिप ऑफ द कर्व है ना, ये इंडिकेट करता है अट्रैक्शनल फोर्स के बारे में, कि जहां अट्रैक्शनल फोर्स ज्यादा होंगे वहां पर ये डिप भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी कि भैया जी देखो जरा कि डिप जितना ज्यादा होगा z की वैल्यू 1 से उतनी ही कम आएगी, 1 से जितनी कम आएगी अट्रैक्शन फोर्स उतने ही डोमिनेट करेंगे। तो इसलिए डिप ऑफ द कर्व बेसिकली बताता है किसके बारे में, ये बताता है अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। जिस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वहां पर डिप ज्यादा होगा। तो CO2 जो है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44, इसका 32, इसका 28, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है कहां, CO2 में, फिर आता है कहां O2, फिर आता है कहां N2। आप पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा CO2 में है, फिर O2, फिर N2? तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम एक वान डेर वाल गैस कांस्टेंट होता है A। तो जब हम A की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये CO2 का ज्यादा कैसे हुआ, है ना। तो अभी के लिए आप मानो कि डिप ऑफ द कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात। अब देखो ये पूरा ग्राफ जो है एक्सपेरिमेंटल है, जरूर नहीं है यहाँ CO2, यहाँ O2, यहाँ N2 कोई भी गैस आ सकती है, वो डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स पे। अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग हम गैस को अरेंज कर सकते हैं। अब देखो कि इसके बारे में कुछ एक पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं जो कि जरूरी है। फ्रॉम कर्व वी कैन से, ठीक है, सबसे पहला क्या हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो मैं लिखूंगा H2 and He will always shows positive deviation at every pressure या at any pressure। ठीक है कि भाई होता यह है कि हाइड्रोजन और हीलियम तो है ना हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, कुछ भी प्रेशर रख लो आप हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। रीजन हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा, ऑल अदर गैसेस will shows positive deviation या will shows negative deviation at low pressure and positive deviation at high pressure। ठीक है। तो भैया बाकी जितनी भी गैसेस है वो कम प्रेशर पर तो नेगेटिव डेविएशन ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, और ज्यादा प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन क्योंकि ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तीसरा आपको इसमें जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि भाई डिप ऑफ द कर्व indicates about attractional force between gas molecules more will be the dip, higher will be the attractional force। ठीक है भैया जी, ऐसा है कि डिप जो है वो अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ज्यादा डिप होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्लियर है बात। तो ये 3 पॉइंट यहां से आपको ध्यान में रखना है। अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया तो जनरली जो है वो क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा आपको, इधर तो है P, इधर है Z, आपको दे दिया ये 3-4 गैसें दे दी, ठीक है, ये है गैस A, ये है B, ये है C और D। आपको बोल दिया कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, आपको पूछ लिया कि भैया लिक्विफिकेशन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब देखो कि मैंने पहले भी आपको बताया, पिछली क्लास में भी कहा था कि जो लिक्विफिकेशन होता है वो अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। अट्रैक्शन फोर्स जितने ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स उतने ही जल्दी पास आएंगे, लिक्विफिकेशन उतना ही आसान होगा। तो यहाँ पर जो 4 गैसें हैं A, B, C और D, यहाँ ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन बताना है। अभी कहा था कि ये जो डिप ज्यादा होगा ना, जिसके लिए जितना ज्यादा डिप होगा अट्रैक्शन फोर्स उतने ही डोमिनेंट होंगे, ज्यादा होंगे। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर A में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, फिर B में है, फिर C में है, D में अट्रैक्शन सबसे कम है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर है। तो यही ऑर्डर किसका आएगा, एक तरीके से लिक्विफिकेशन का आएगा। क्लियर है बात। तो भैया मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई होगी। ये है अपने पास Z वर्सेस P। अब हम बात करेंगे Z वर्सेस T की। देखिएगा जरा कि हम बात करने जा रहे हैं Z वर्सेस T। हाँ जी,
इसको तो मिटा देता हूं कि Z और P का ग्राफ हमने देखा। अब हम बात करेंगे, देखो Z का T के साथ कैसे वेरिएशन होता है, टेम्परेचर बदलेगा तो Z कैसे बदलेगा। तो सेकंड इज Z वर्सेस T, है ना। देखो कि हमारे पास अभी एक हमने ग्राफ बनाया था Z और P का, है ना। ग्राफ में वही बना रहा हूं, Z और P, यहां पर प्रेशर ही है, टेम्परेचर नहीं लेना है। ये है Z इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा है। और हाइड्रोजन हीलियम की बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम का जो बिहेवियर है ना वो एक्सेप्शनल है। इसको हम समझेंगे आगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। आप यूं समझो, बाकी जितनी भी गैस है, अदर गैसेस, उनकी बात हम करने वाले हैं, तो बाकी सब गैसों के लिए ग्राफ ऐसा आ रहा था कि कम प्रेशर पर तो नेगेटिव डेविएशन और हाई प्रेशर पर कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन। मान लो कोई गैस है, उस गैस के लिए हमने जो है Z और P का ग्राफ बनाया T1 टेम्परेचर पर। टेम्परेचर था कितना, T1, और T1 टेम्परेचर पर ग्राफ जो है ऐसा आया अपने पास, ठीक है। ये ग्राफ जो है, पिछला वाला ग्राफ तो था फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसों के लिए था। ये ग्राफ है किसी एक गैस के लिए, दिस ग्राफ इज फॉर ए सिंगल गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, है ना। एक ही गैस के लिए हम ये ग्राफ बना रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। मान लो T1 टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया, आपको ऐसा मिला। अब मुझे सोच समझ के आप जवाब दो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स है ना वो क्या होंगे, वो कम होंगे। अरे भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, कम होंगे। तो यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है कौन, ये जो डिप ऑफ द कर्व है, ये अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो धीरे 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 डिप क्या होगा, कम होगा। अरे भाई, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, अच्छी अच्छी चीजों के बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। ये तो फिर भी गैस है। तो यहां पर देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक होगा, कम होगा। और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो हम ये बोलेंगे कि ये जो डिप ऑफ द कर्व है ये भी क्या होगा, कम होगा। ये मान लो ये T2 टेम्परेचर पर थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये मान लो ये आया T3 टेम्परेचर पर। आप ध्यान से देखना कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, T3 इज ग्रेटर देन, T2 इज ग्रेटर देन T1, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ग्राफ जो किधर शिफ्ट हो रहा है, धीरे 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 Z की तरफ शिफ्ट हो रहा है। Z इक्वल टू 1 की तरफ आ रहा है, इस तरीके से डिप तो कम हो रहा है और Z इक्वल टू 1 की तरफ आ रहा है। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर आप देखोगे ये ग्राफ कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, Z इक्वल टू 1 पर आ जाएगा। यानी हमारी जो रियल गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आइडियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भैया ये होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। हम ये बोलेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डिप ऑफ द कर्व विल डिक्रीज एंड कर्व बिकम्स फ्लैटर एंड गैस अप्रोचेस टू आइडियल बिहेवियर। तो ये मैं लिख देता हूं कि भैया ऑन इंक्रीजिंग temperature, on increasing temperature, dip of the curve will decrease, curve becomes flatter and gas approaches to ideal behavior। ठीक है। तो बेसिकली जो है ना, ये हमारे पास होता है कि गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करेगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जब हमारी गैस कंप्लीटली जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये है Z और टेम्परेचर का रिलेशन, ठीक है। अब भैया देखो जरा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो Z है, हमने जो अच्छे से समझ लिया कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन का मतलब हमारी जो रियल गैस है ना वो आइडियल बिहेवियर से कितनी दूर है। हम किसी भी रियल गैस को आइडियल में कन्वर्ट करना चाहें तो डेविएशन की वैल्यू, Z की वैल्यू आपको ये बताएगी कि आपको कितना एफर्ट करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो हमारे पास अब ये रीजन ऑफ डेविएशन। रीजन ऑफ डेविएशन of real gas from ideal behavior। ठीक है भैया जी, क्या कारण है कि हमारी जो रियल गैस है ना
वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती है। क्यों? कि आखिर क्यों रियल गैस हर टेम्परेचर हर प्रेशर पर आइडियल की तरह बिहेव नहीं करती है? तो इसके कारण है दो रीजन है। अब ये दो क्या कारण है देखना समझना। ये दोनों कारण भैया केटीजी में, याद करो केटीजी के स्टेटमेंट। मैंने आपको कहा था कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जो रियल पर लागू नहीं होते, इसलिए केटीजी केवल और केवल किसके लिए दी जाती है? आइडियल गैस के लिए दी जाती है। 2 पॉइंट ऐसे हैं कि जो रियल पर लागू नहीं होते, बस वो 2 ही पॉइंट है। ध्यान से देखो कि पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ आइडियल गैस will be negligible with respect to volume of container, ठीक है, will be negligible with respect to volume of container, but in case of real gas the volume of molecules will not be negligible, ठीक है। समझो बात को कि भैया मैंने कहा था कि जो रियल गैस के मॉलिक्यूल, एक तो आइडियल गैस है, देखो होता यह है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, आइडियल गैस, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल होते हैं भैया पॉइंट मास, ठीक है। और जो रियल गैस के मॉलिक्यूल है, रियल गैस, इसके मॉलिक्यूल होते हैं भैया रिजिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ध्यान रहे स्फेरिकल, ठीक है, और ध्यान रहे इनका साइज जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, ये भी रिजिड स्फेरिकल तो ये भी होते हैं, लेकिन इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, ये पॉइंट मास माने जाते हैं, जबकि इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा भैया जी। देखो जरा कि ये तो है हमारे पास कोई आइडियल गैस और दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, ये सारे के सारे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हमने क्या किया, मान लो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दिस इज V, ठीक है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? V है। हम आइडियल गैस के केस में क्या करते हैं भैया? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम ले लेते हैं, और ले भी सकते हैं। देखो क्यों? मैं क्या करूं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को जो है ना एक जगह इकट्ठा कर लूं, सारे मॉलिक्यूल्स को जो है मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया, ये लो जी, सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया यहां पर कोने में, ठीक है। तो मान लो ये जो वॉल्यूम मिला ना, दिस वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको मैं मान लेता हूं Vm, ठीक है। मुझे बता दो कि अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ गैस या अवेलेबल वॉल्यूम फॉर गैस, ये बता दो, अवेलेबल वॉल्यूम फॉर गैस ये कितना होगा? V माइनस Vm। मैं आपको पूछूं कि गैस जो है ना कितने वॉल्यूम में यहां पर फ्रीली मूव कर सकती है, कितने वॉल्यूम में घूम सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से ये गैस का मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है, ये क्या कर दो? माइनस कर दो। तो हमारे पास अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आएगा? V माइनस Vm। अब रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है ना वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो V इज वेरी 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 ग्रेटर देन Vm। तो अगर ऐसा है तो मैं ये बोलूंगा कि दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, या अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ गैस, दिस विल बी इक्वल टू, नियरली इक्वल टू V। क्लियर है बात, है ना, कि भाई V की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है Vm से, तो V माइनस Vm। अब इतने बड़ी वैल्यू में से इतनी छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? V आएगा। तो PV इक्वल टू nRT में हम क्या करते हैं भैया? जो V लेते हैं ना वो हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये डायरेक्टली ले लेते हैं। ये तो है आइडियल केस के केस में, जो आइडियल गैस है उसके केस में। अब देखो रियल गैस में क्या होता है, यहां लिख देता हूं रियल गैस भैया, ये कंटेनर, ठीक है। अब रियल गैस जो इसमें हमने भर रखी है इस तरीके से, मान लो ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, और सारे मॉलिक्यूल्स को जो है वो हम एक कॉर्नर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबको मैंने इकट्ठा कर दिया एक कॉर्नर में,
अब देखो जी कि जितने भी मॉलिक्यूल थे सबको जो है हम कॉर्नर में इस तरीके से ले आए, ये सारे मॉलिक्यूल्स को जो है हम कॉर्नर में ले आए। तो मुझे बता दो यहां पर वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस ये कितना होगा, ये होगा भैया जी V माइनस VM, ये इतना वॉल्यूम अवेलेबल होगा। यहां पर मुझे बताओ क्या आप VM को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या, ये है भैया VM ठीक ठाक है भैया, मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो ज्यादा है, यहां पर हम इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना, जबकि यहां पर ये तो बहुत छोटा सा है, तो इसको तो क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहां पर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो भैया जब रियल गैस इक्वेशन, जब आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई तो ये मान लिया गया कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, जो कि वास्तव में नहीं होता है। अब मुझे बताओ इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है कि भैया वॉल्यूम जो नेग्लिजिबल। पहली बात तो ये कि सारी की सारी गैसें कैसी है, रियल है क्या आइडियल है, ऑल गैसेस आर रियल, सारी रियल है, आइडियल एक कंडीशन है। तो भैया इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी मिलना चाहिए, अगर रियल है तो बिल्कुल होता है भैया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। कि आप सोचो कि एक कंटेनर लो, इस पर पिस्टन लगाओ, ठीक है, इस पर पिस्टन लगा के अब जो यहाँ पर गैस है कोई ना कोई, मान लो हवा ही है ना, इसको पिस्टन को आप प्रेस करो, कंप्रेस करो, मुझे बताओ क्या कभी पिस्टन नीचे टच होगा क्या, एकदम 100% नीचे टच होगा क्या, नहीं होगा। या फिर आप एक काम करो, इंजेक्शन लो, इसकी सिरिंज हटाओ और ये वाला जो है यहाँ पर ऊपर क्या लगा है, पिस्टन लगा है ना, तो इसको जो यहाँ उंगली लगा के यहाँ पर दबाओ इसको जोर से, क्या कभी पिस्टन नीचे टच होगा क्या, नहीं होगा। रीजन क्या है, यहाँ पर जो एयर है, एयर का मतलब गैस है, तो भैया इस कंडीशन में कभी भी पिस्टन नीचे नहीं टच होता है। और अगर गैस का वॉल्यूम जो है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता, मान लो ये वाली कंडीशन होती, तब तो पिस्टन अप्रोक्सीमेटली कम से कम जो नियरली नीचे टच हो जाता, लगभग नीचे टच हो जाता ना। लेकिन भैया ये पिस्टन जो है ना ठीक ठाक जो है इसका वॉल्यूम आपको मिलता है, यहाँ पर जो है कभी भी नीचे टच नहीं होता, इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं होती, कंडीशन तो वास्तव में ये वाली ही होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है ना, जो रियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और भैया साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसकी वजह से जो हम ये वाला वॉल्यूम माइनस कर सकते हैं, ये वाला वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो वास्तव में PV equal to nRT में आपको कितना वॉल्यूम रखना चाहिए, दिस वॉल्यूम शुड बी यूज्ड इन PV equal to nRT इन केस ऑफ रियल गैस। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो एक तो ये कारण है कि हमारी जो रियल गैस है ना, ये आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती है, क्योंकि भैया जो PV equal to nRT है उसमें हम सही वॉल्यूम काम में नहीं लेते हैं। अगर आप वो रियल गैस के लिए काम में लोगे तो वहां पर वॉल्यूम गड़बड़ है, समझे बात को। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा देखो क्या रीजन है, एक तो हो गया ही, सेकंड रीजन देखो, है ना, मैंने आपको कहा था कि KTG केवल और केवल आइडियल गैस पर लागू होती है। और क्यों होती है, क्योंकि बस ये दो कारण है। एक तो हो गया ये कि हम आइडियल के केस में जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही किसका वॉल्यूम ले लेते हैं, गैस का वॉल्यूम ले लेते हैं, जबकि रियल के केस में ऐसा नहीं होता है। दूसरा अपने पास जो सेकंड पॉइंट है ना, वो है भैया आप समझो, याद करो कि हमने जो क्या कहा था कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब देखो कैसे, पहले मैं लिख देता हूं, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइडियल गैस molecules, but real gas molecules have significant force of attraction between them, ठीक है भैया जी। देखो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यार हमें कैसे पता चलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना, एक्सपेरिमेंटल ये भी लिख देता हूं प्रूफ, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये है कि भाई एनी रियल गैस can be liquefied but ideal gas
कैन नेवर बी लिक्विफाइड। ठीक है भैया, हम किसी रियल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी की सारी गैसें कैसी है, रियल ही है, और रियल गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लगभग सारी गैसों को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भैया लिक्विड में कन्वर्जन तभी होगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, जब उनके बीच में कुछ तो अट्रैक्शन होगा, भले बहुत कम सही, लेकिन अगर कुछ अट्रैक्शन है तो गैस कैन बी लिक्विफाइड, और हम गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। इसका मतलब कुछ अट्रैक्शन है। जबकि आइडियल गैस मरे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, बिल्कुल भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि भैया आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। क्लियर है बात? तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से हम ये बोलेंगे कि हमारी रियल गैस जो है ना वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट होती है। अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी में इस पॉइंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना? तो इस पॉइंट का इफेक्ट पड़ेगा भैया प्रेशर पर, कि प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो जाएगा कि आइडियल गैस का प्रेशर अलग होगा, रियल गैस का प्रेशर अलग होगा। ये मैं लिख देता हूं, है ना? ड्यू टू दिस pressure difference will develop between ideal gas and real gas। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस डेवलप होगा। कहने का मतलब आप ये समझो कि भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी जब बनाई गई तो ये माना गया, एक तो जो है वो कि कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है, एक तो ये मान लिया गया। दूसरा ये माना गया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। तो वॉल्यूम, तो यहां पर वॉल्यूम गड़बड़ है एक तो, दूसरा प्रेशर गड़बड़ है। अगर इन दोनों को हम सही कर दें, इन दोनों को अगर आप ठीक कर दो, वॉल्यूम को ठीक कर दो और प्रेशर को ठीक कर दो, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी या एक ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी जहां पर बेसिकली हम ये बोलेंगे जिसको आप रियल के लिए अप्लाई कर सकते हो, रियल पर वो लागू हो सकती है। कि हमें क्या करना है, इसमें प्रेशर को ठीक करना है और इसमें वॉल्यूम को ठीक करना है। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी जो रियल गैस के लिए काम में ली जा सकती है। तो हमारा अगला टास्क यही है कि भैया हम क्या करने वाले हैं, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम को ठीक करके बेसिकली रियल गैस इक्वेशन जो है ना वो हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग यही है, रियल गैस इक्वेशन। देखिएगा, रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन देखो कि जो रियल गैस इक्वेशन है ये क्या होती है भैया। देखो मैं बता देता हूं कि दो जगह गड़बड़ है, एक तो प्रेशर में गड़बड़ है, एक वॉल्यूम में गड़बड़ है। अलग अलग साइंटिस्ट है, ठीक है, जैसे बर्थोल्ड, जैसे वांडरवाल, जैसे डिट्रेसी, अलग अलग साइंटिस्ट है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर को ठीक कर दिया और वॉल्यूम को ठीक कर दिया। तो सबने अपनी अलग अलग रियल गैस इक्वेशन दी, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल और केवल वांडरवाल गैस इक्वेशन है, इसलिए हम केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, वांडरवाल गैस इक्वेशन ही पढ़ेंगे, है ना। बाकी की गैस इक्वेशन जो ना, वैसे गैस इक्वेशन बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती है, ध्यान रखना। रियल गैस इक्वेशन बहुत सारी होती है, लेकिन अपने सिलेबस में केवल और केवल कौन सी है, वांडरवाल की गैस इक्वेशन है। तो हमें केवल वांडरवाल गैस इक्वेशन पढ़नी है। तो देखिएगा, वांडरवाल गैस इक्वेशन, ठीक है। देखिएगा, इसको शॉर्ट में मैं बोलूंगा VGE। और वांडरवाल ने क्या किया भैया, अपनी गैस इक्वेशन बनाने के लिए कुछ नहीं किया, बहुत ही सीधा सा काम, दो चीजों को सही कर दिया, प्रेशर को ठीक कर दिया और वॉल्यूम को ठीक कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो हम दोनों काम करेंगे, हम पहले वॉल्यूम को ठीक कर लेते हैं, इसके बाद में हम प्रेशर को ठीक कर लेते हैं। देखिएगा सर, क्या सबसे पहला इसमें हम देख लेते हैं वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, कि हम वॉल्यूम को जो है पहले सही कर लेते हैं, कि वॉल्यूम जो है ना वहां पर गड़बड़ थी, कि अभी हमने देखा था कि वॉल्यूम में गड़बड़ आ रही थी, बस वो ही गड़बड़ हमें सही करनी है। तो वांडरवाल क्या कहता है, वांडरवाल ये कहता है कि देखो जी कि ये हमारा कंटेनर अच्छा कंटेनर है ना। यहां पर मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V। मान लो कंटेनर का वॉल्यूम V है, ये हमारे पास इसमें रियल गैस भरी है, क्योंकि हम रियल गैस इक्वेशन बनाना चाहते हैं। ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स है मान लो,
हाँ, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर दो, एक जगह कोने में इकट्ठा कर दो। ये लो कर दिया, सबको जो है वो हमने इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। हाँ, ये लो जी, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो अपने यहाँ पर आ गए, है ना, ये लो, ठीक है। और ये है भैया वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कितना है, Vm, ठीक है। तो मुझे ये बता दो कि अवेलेबल वॉल्यूम फॉर गैस या वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ गैस, दिस शुड बी V माइनस Vm, इतना होना चाहिए कि भैया जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना V माइनस Vm होना चाहिए। यानी PV इक्वल टू nRT में हमें V की वैल्यू कितनी काम में लेनी चाहिए, V माइनस Vm। अब हम कुछ भी करके देखो, V तो क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम, ये तो हमें गिवन होगा, या कंटेनर का वॉल्यूम कितना है ये तो हम मेजर कर सकते हैं। Vm जो है ना, Vm ये क्या है, तो ये ही हमें कैलकुलेट करना है कि कुछ भी करके अगर आपको Vm की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम बता देंगे कि वास्तव में जो है वो हमें वॉल्यूम कितना काम में लेना चाहिए। तो वान डेर वाल ये कहता है कि Vm को जो है ना आप इक्वल कर दो B के, और B जो होता है ये हमारे पास होता है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स। बहुत ही जरूरी लाइन कि भैया B जो होता है ये होता है 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, ठीक है। और B का नाम जो है, इसको जो है वो हम बोलते हैं B इज वान डेर वाल। अच्छा एक चीज कि किसी भी गैस के 1 मोल का मतलब Na पार्टिकल, और किसी भी गैस का जो एक पार्टिकल है ना उसका वॉल्यूम हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स ही रहेगा। कि भाई एक पार्टिकल मान लो O2 है, O2 के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमेशा फिक्स, क्योंकि रेडियस जो है वो जितने भी दुनिया में सारे मॉलिक्यूल जो है वो कैसे आइडेंटिकल है O2 के। ये चीज हमने पढ़ी है कि भाई एक पर्टिकुलर गैस के सारे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी गैस के लिए B की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। तो B जो है वो बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। मैं लिख देता हूं B इज वान डेर वाल गैस कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम, ठीक है। ये जो है वो वान डेर वाल गैस कांस्टेंट होता है किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। इट इज ऑल्सो known as excluded volume और co-volume। ये भी भैया B का नाम होता है। इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं, या फिर इसको को वॉल्यूम भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हो आप वान डेर वाल गैस कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम, ठीक है। ये इसके 3 नाम होते हैं, है ना। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम का मतलब क्या है ये हम आगे अभी देखेंगे। तो भैया V की वैल्यू किसके, Vm की वैल्यू किसके इक्वल कर दी, B के इक्वल कर दी, है ना। अब हमें इस B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि यार ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखो जरा, पहले तो मुझे ये बता दो कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि था कितना, V माइनस Vm को किसके इक्वल कर दिया, B के इक्वल कर दिया। तो भैया अगर 1 मोल है तो हम कितना घटाएंगे, B क्या है, 1 मोल का वॉल्यूम, तो 1 मोल है तो आप 1 मोल माइनस कर दो, दिस इज फॉर 1 मोल। और अगर n मोल है फॉर n मोल, तो मान लो गैस के इसमें n मोल है, तो इस केस में बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ गैस, दिस विल बी इक्वल टू कितना, V, कंटेनर का वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा। अगर गैस का 1 मोल भर रखा है तो 1 मोल का वॉल्यूम माइनस कर दो, अगर n मोल है तो कितना आ जाएगा, V माइनस कितना, NV, ठीक है। तो वास्तव में वान डेर वाल गैस इक्वेशन जो है ना उसमें हम वॉल्यूम ने वान डेर वाल ने वॉल्यूम को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। और जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें हमने कितना वॉल्यूम यूज करना चाहिए, V माइनस NV यूज करना चाहिए इन केस ऑफ रियल गैस। अब ध्यान से देखो, मुझे यूनिट चाहिए, यूनिट ऑफ B। तो ध्यान से देखना जरा कि हमें पता है कि हर एक स्टेप की यूनिट क्या होती है, इक्वल होती है, यानी NB की यूनिट इक्वल टू V की यूनिट। तो इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास क्या, लीटर मोल इनवर्स। यूनिट भी ध्यान में रखना, कई बार डायरेक्टली यूनिट पूछ लेता है, या एक और वान डेर वाल गैस कांस्टेंट जो आता है अपने पास दूसरा वाला A, दोनों की यूनिट का रेशियो पूछ लेगा। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, न्यूमेरिकल बनने के चांसेस यहाँ से कम होते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो अक्सर बनते हैं कि न्यूमेरिकल जो है वो रियल गैस से पहले जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सारे बन चुके हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल जो है बहुत ही कम बनते हैं, हम आगे करेंगे 1-2 न्यूमेरिकल, इस पर देखो जरा। तो ये है भैया अपने पास B, है ना। अब इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम B की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे कि B की न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिएगा, इसको तो मिटा रहा हूं।
है ना। तो भैया b जो है एक कांस्टेंट होता है, मुझे बताओ b किससे रिलेटेड है। ठीक है, b रिलेटेड है एक तरीके से साइज से, या फिर आप यूं कहो कि वॉल्यूम से। जो भी मॉलिक्यूल का साइज है, जो भी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, b उससे रिलेट करता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं b इज रिलेटेड टू साइज और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, b इज रिलेटेड टू साइज और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, अलग अलग गैसेस के लिए उनकी साइज को कंपेयर करके हम बेसिकली b की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये साइज के अकॉर्डिंग जो हम b की वैल्यू बता देंगे। तो फॉर डिफरेंट गैसेस the value of b can be compared by comparing size of molecule। ठीक है, हम b की वैल्यू को साइज कंपेयर करके बाद में जो कंपेयर कर सकते हैं। और भैया देखो जरा, b की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज, या फिर आप बोल दो किसके, वॉल्यूम के साइज। मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल बड़ा होगा b में से उतनी ही वैल्यू माइनस होगी। आपको जो उतना ही ज्यादा वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू ज्यादा होगी तो वॉल्यूम जो है ना ज्यादा आएगा, मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा आएगा। जैसे आप एग्जांपल से समझो कि हमारे पास ये है, आपको दे दी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये हमारे पास 3-4 गैसें हैं, है ना, और सारी की सारी इनर्ट गैसें हैं। हमें ये पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज सबसे ज्यादा है रेडॉन का, इसलिए हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस क्या आएगी, ये आएगी। बी का ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा किसका, आर्गन का, रेडॉन का सबसे ज्यादा होगा। आपको 3-4 गैसें देगा और बी की वैल्यू कंपेयर करवाएगा। तो आपको ऐसे ही कंपैरिजन करना है। जैसे मैंने आपको दे दिया हाइड्रोजन और O2 में से बी ज्यादा किसका होगा, O2 का। O2 का साइज ज्यादा होता है। जैसे भैया मैंने आपको दे दिया NH3 और N2 में से, तो NH3 का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। ये अक्सर पूछा जाता है भैया, NH3 का साइज जो है ना N2 से क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आपको मैंने दे दिया CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये दे दिया मैंने, 4 गैस है। अब यहाँ पर पूछ लिया बी का सीक्वेंस क्या रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा, तो सीधी सी बात कि ब्यूटेन का जो बी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ब्यूटेन का साइज क्या है, सबसे ज्यादा है। और मान लो इन केस ऑफ आइसोमर्स, अगर मान लो आइसोमर दे दिया, मान लो एक तो आपको दे दिया एन ब्यूटेन, है ना, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, एक मैंने आपको दे दिया आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसका बी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर एन ब्यूटेन का बी ज्यादा होगा। भैया होता यह है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ती है ना, ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, मॉलिक्यूल बिकम स्फेरिकल, वैसे वैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाएगा। और स्फेरिकल होगा तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज क्या है, कम है। क्लियर बात। तो भैया अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको बी की वैल्यू को कंपेयर करवाए, जैसे आपको ये भी मैं बता देता हूं, जैसे मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मान लो सारे के सारे गैसेस है, क्योंकि हम केवल गैसों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इस केस में जो है सबसे ज्यादा बी किसका होगा, आयोडीन का होगा। तो कभी भी आपको बी की वैल्यू कंपेयर करवाए तो आपको साइज कंपेयर करना है, और साइज कंपेयर करके आपको बी की वैल्यू कंपेयर करनी है। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी। ये तो है भैया क्या, बी का कंपैरिजन। अब न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। देखिएगा जरा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी, इसको हटा देता हूं, इसको मिटा रहा हूं भैया। बहुत ही आसान सा काम है ना, कोई मुश्किल टास्क थोड़ी ना है। ये लो जी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो देखो जरा कि b, क्योंकि हमें पता है b एक कांस्टेंट है, ज्यादातर केस में आपको b की न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाएगी, है ना। तो बेसिकली जो है ना, हम ये बोलेंगे कि b इज ए कांस्टेंट, इज ए
कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे तो क्वेश्चन में मिल जाएगी, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल, क्योंकि बी किससे रिलेट करता है, साइज से या फिर वॉल्यूम से। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल की रेडियस है तो हम क्या कर सकते हैं, उस रेडियस से बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो मैं बोल दूंगा बी इज ए कांस्टेंट एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड by radius of molecule, ठीक है। हम मॉलिक्यूल की रेडियस से जो है ना, वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप समझो जरा कि हमारे पास ये कोई गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसकी रेडियस है भैया जी r। मुझे ये बता दो कि ये कितनी जगह घेर रहा है, यहां से लेके यहां तक ये कितने डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये 2r की इक्वल जगह घेर रहा है, यानी रेडियस r है तो ये बेसिकली 2r की बराबर जगह घेर रहा है। तो हमें जो इसी 2r से एक तरीके से क्या करना है, हम बोलेंगे कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इसका, है ना। इसको समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि मान लो दो मॉलिक्यूल है हमारे पास इस तरीके से, जो दोनों आपस में टच कर रहे हैं। और भैया होता भी है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल लगातार जो आपस में क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, है ना। तो ये दो मॉलिक्यूल है। मुझे अब बताओ कि ये दो मॉलिक्यूल यहां से लेके यहां तक कितने डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 4r की इक्वल जगह घेर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल 4r के बराबर, मुझे बताओ इस 4r के बराबर जगह में कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो आ ही नहीं सकता ना। तो ओवरऑल मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई ये दो मॉलिक्यूल मिलकर, आप देखना जरा, 4r की इक्वल जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, तो दो मॉलिक्यूल मिलकर जो है ना, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इस बड़े वाले जो स्फेयर है इसका डायमीटर कितना है, 4r। तो बेसिकली ये दो मॉलिक्यूल मिलकर जो है ना, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 4r के इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और इतने वॉल्यूम में कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो आ ही नहीं सकता ना, कोई दूसरी चीज थोड़ी ना आ सकती है, इतना तो इन्होंने रोक रखा है। और भैया कोई दूसरी चीज आएगी वो इस वॉल्यूम को छोड़कर, इस वॉल्यूम को एक्सक्लूड करके बाकी दूसरे कंटेनर में कहीं पर भी वो घूम सकता है, या फिर दूसरा कोई भी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन इसके इक्वल स्पेस तो वो कभी ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। इसको छोड़कर बाकी वो दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और हमें जो है यही वॉल्यूम क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसलिए बी को बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो मुझे बताओ इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कितनी हो गई, r प्लस r कितनी, 2r। तो मैं ये बोलूंगा, देखना जरा कि वॉल्यूम occupied by two molecules, ये कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। अब भाई इसका जो कितना है रेडियस, 2r है, तो यहां पर हो जाएगा कितना, 4/3 पाई 2r क्यूब। क्योंकि हम जो ये दो मॉलिक्यूल जो इतनी जगह दे रहे हैं और बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है, 2r है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू मॉलिक्यूल्स इज 4/3 पाई 2r क्यूब, है ना। तो मैं कहूंगा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये आ जाएगा भैया 4/3, है ना। 2 का क्यूब कितना, 8, और 8 का जो है हो गया 4, और ये आया पाई r क्यूब। क्लियर है बात, एक मॉलिक्यूल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो मुझे ये बता दो कि बी कितने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, बी जो है ना कितने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, तो ये होता है n मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भैया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 4/3, है ना, या 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू na। ये क्या है, ये तो b है, दिस वैल्यू इज b, ठीक है। तो ये तो b है, तो b की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, b इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू na। इस इक्वेशन में दो ही चीजें अननोन है, एक तो b एक r। तो या तो b देके r पूछ लेगा या r देके b पूछ लेगा। मुझे याद नहीं है कि नीट में कभी जो ये वैल्यू कैलकुलेट करवाई, नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और शायद जेईई में भी जो अब तक मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि r देके b पूछ ले या b देके r पूछ ले, है ना। अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर जनरली आपको b की वैल्यू मिल जाती है, b की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, कुछ और पूछ लेगा,
है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि ये चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए जरूरी हो जाती है एक्सप्लेन करना और समझना, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको तो पता है चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, लड़ाई हमारी एक एक क्वेश्चन की है, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है, एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है ना। बहुत ही सीधे सी गणित है भैया, चाहे वो आप नंबर्स की देख लो। जैसे जनरली अगर मैं नीट की बात करूं तो आपको पता है कि भाई टोटल क्वेश्चन कितने 180, और कट ऑफ कितनी जा रही है आजकल, जिस तरीके का पेपर का लेवल है, कट ऑफ जा रही है भैया 610 के आसपास, है ना। तो आप देखो अगर आप 150 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और मान लो 150 पूरे सही है आपके, तो भैया क्वेश्चन कितने, नंबर कितने बने 600, और भैया 600 पर तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो हमें जो है वो 150 बहुत होते हैं, वो भी तब 600 भी तब आएंगे जब 150 जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ आप सही करते हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, जीरो नहीं है लेकिन कम है, क्योंकि भैया जिसके 720 नंबर बनते हैं नीट में वो भी तो पूरे सही करके आता है ना। तो 150 अटेम्प्ट किए तो 600 बनेंगे, लेकिन 600 पे सिलेक्शन नहीं होना है। तो भैया आपको जो है क्वेश्चन देखो, जो 30 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है ना वो कवर करना पड़ेगा। तो अटेंशन तभी बढ़ेगा जब आप एक एक क्वेश्चन पर फोकस करोगे। हम नहीं सोच सकते एक क्वेश्चन की यार यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा मैं छोड़ के आ जाऊंगा, नहीं सोच सकते। कितने क्वेश्चन छोड़ के आओगे, है ना, क्योंकि लड़ाई तो एक एक क्वेश्चन की है। 150 क्वेश्चन बहुत होता है अटेम्प्ट करना, समझो बात को, 150 क्वेश्चन जो बहुत होते हैं। तो आप क्वेश्चन छोड़ने के बारे में, स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि भैया मैं छोड़ के आ जाऊं या मैं नेगेटिव कम करने के चक्कर में जो क्वेश्चन स्किप कर दूं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना। अटेंशन जो है पूरा 180 करने की कोशिश करना। अगर आप किसी पेपर में, मान लो आपकी जो भी कोचिंग है, रेस्पेक्टिव कोचिंग है, उसमें अगर आप किसी पेपर में अगर 150 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, इससे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपकी सिटिंग पावर में कमी है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो प्रॉपर। हाँ, अगर आप अटेंशन आपका 170 के आसपास, 180 के आसपास है, फिर अगर आप नेगेटिव करके आते हो, फिर आपका स्कोर 610 से नीचे आता है, उसको ठीक किया जा सकता है। जो नेगेटिव आप कर रहे हो उसको तो ठीक किया जा सकता है, वो तो प्रैक्टिस से ठीक भी हो जाएगा। लेकिन भैया अगर आपका अटेंशन ही 140 हो रहा है, 130 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो उसको कैसे ठीक करोगे? उसको पढ़ के ठीक किया जा सकता है। आप अपनी सिटिंग पावर बढ़ाओ, बहुत जरूरी है सिटिंग पावर बढ़ाना। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई होगी। तो हम किसी भी टॉपिक से ये नहीं सोच सकते कि इस टॉपिक से क्वेश्चन, ये टॉपिक मेरा वीक है तो मैं क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊं, नहीं छोड़ के आना है। हमें क्वेश्चन जो है वो सारे अटेम्प्ट करने हैं और एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन पर फोकस करना है। एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है, एनसीईआरटी जो है नीट और जेईई के लिए भैया जी गीता है, गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं होता। तो आपके लिए एनसीईआरटी से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। क्लियर है बात? तो भैया देखो जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये तो हो गया भैया वॉल्यूम करेक्शन। तो वास्तव में हमें क्या करना है, जो PV इक्वल टू एनआरटी है, अगर आप किसी रियल गैस के लिए लगाना चाहते हो तो वहां पर V की जगह V माइनस NV काम में लेना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे इसमें बढ़ते हैं। देखो जरा वॉल्यूम करेक्शन हमने कर लिया, प्रेशर करेक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो प्रेशर को हम कैसे ठीक करेंगे। प्रेशर करेक्शन, प्रेशर क्यों गड़बड़ हुआ था? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से गड़बड़ हुआ था ना। प्रेशर गड़बड़ क्यों हुआ था? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से गड़बड़ हुआ था। अब देखिएगा जरा प्रेशर करेक्शन। सेकंड इज प्रेशर करेक्शन। देखो कि प्रेशर को हमें ठीक करना है, कैसे करना है, तो आप समझो बात को कि जैसे ये आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस में ये है भैया अपने पास वॉल ऑफ कंटेनर, दिस इज वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, मुझे बताओ कि कोई भी गैस प्रेशर क्यों लगाती है, गैस का प्रेशर क्यों होता है, किस कारण होता है? तो ये मैंने बताया था कि लिक्विड प्रेशर लगाता अपनी हाइट की वजह से, सॉलिड प्रेशर लगाता अपने मास की वजह से, और गैसेस प्रेशर अप्लाई करती है क्योंकि ये कंटेनर की दीवार से टकराती है और इसी दीवार पर टकराने के कारण प्रेशर लगता है। तो ये हमारे पास कंटेनर की दीवार है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल है अपने पास। और भैया ये जाएगा यहाँ टकराएगा और ये प्रेशर अप्लाई करेगा कितना, P। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रेशर लगा। और हमें पता है कि इन मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, कि ये वाला जो अगर टकराने जा रहा है दीवार पर तो पीछे वाले मॉलिक्यूल को कोई मतलब नहीं है कि भाई तू जा तो जा, टकराए तो टकराए, तेरे लगे तो लगे, कुछ भी कर भले, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों के बीच में यहां पर किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
क्लियर है बात? तो ये तो है आइडियल गैस। सेकंड इज रियल गैस। रियल गैस, ठीक है, ये है कंटेनर की दीवार, वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक, ये कंटेनर की दीवार है अपने पास। अब यहां पर देखना, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके से बड़े होते हैं, रिजिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है इधर टकराने जाएगा, यहां पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अब यहां तो है भैया क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन्होंने अट्रैक्ट कर रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। कि भाई ये मैंने अभी बताया भी था आपको, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होता है कि हम किसी भी रियल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मुझे बताओ यहां पर तो ये अपनी पूरी स्पीड के साथ जाके टकराएगा। अब क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पीछे से इसको क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा, और पीछे से अगर अट्रैक्शन फील होगा तो ये टकराएगा विद रिड्यूस्ड स्पीड, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो है वो मैं बोलूंगा कि विथ रिड्यूस्ड स्पीड, ठीक है, ये रिड्यूस स्पीड के साथ जो जाके क्या करेगा, टक्कर करेगा यहां पर। तो मैं कह देता हूं, मान लो यहां पर प्रेशर लगा कितना, P डैश। तो पहले तो मुझे बताओ P और P डैश में से कौन सा ज्यादा होगा। तो यहां पर जो P विल बी ग्रेटर देन P डैश, ठीक है। जो हमारे पास आइडियल गैस का प्रेशर है ना, ये रियल गैस के प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये जो है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ये जो है वो हम मतलब एक तरीके से कम प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अब यार जो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है ना, कितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो सोचो जरा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वजह से गड़बड़ हुई ना, कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसी की वजह से तो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं, दिस इज इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। और इंटरनल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इंटरनल प्रेशर को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भैया जो भी डिफरेंस आया प्रेशर में, जो भी डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, प्रेशर में डिफरेंस आया भैया इस बीटा की वजह से आया, ठीक है। तो भैया देखो जरा, तो यहां पर प्रेशर में जो भी कमी आई है वो किसके कारण आई है, वो इस बीटा के कारण आई है। तो ध्यान से देखना, मैं ये कहूंगा कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है भैया बीटा का, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि देखो P आइडियल, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं, मान लो P आइडियल, दिस इज P आइडियल, ठीक है। और ये है अपने पास मान लो P रियल, P डैश की जगह इसको P रियल बोल देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और यहां पर जो है वो अपने पास कंडीशन ऐसी है कि भाई हमें ये पता है कि P आइडियल इज ग्रेटर देन P रियल, ओके, ठीक है। पहला भी सही था, लेकिन जो वो सिंबॉलिक फॉर्म की जगह जो हम इसको ऐसे लिख देते ज्यादा बेटर रहेगा। तो P आइडियल और P रियल में बीटा का डिफरेंस है, और हमें पता है P आइडियल ज्यादा है, ठीक है, तो P रियल कम है। तो P आइडियल अगर ज्यादा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखना जरा, कि P आइडियल इज इक्वल टू P रियल प्लस बीटा, ठीक है। क्यों, कि भाई बीटा का डिफरेंस है, कि भाई रियल ये तो क्या है, कम है ना, ये तो कम है, ये रिड्यूस स्पीड के साथ जो टकरा रहा है, और साथ में बीटा की वैल्यू जो है ना, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, बीटा भी इसमें शामिल कर दूं, क्योंकि बीटा के बराबर ही इसने क्या किया, इसको पीछे खींचा, तो बीटा की कमी आ गई। अगर मान लो बीटा नहीं होता तब तो ये क्या होता है, एक तरीके से बराबर हो जाते, लेकिन इसमें इसको खींचा तो इसमें प्रेशर में बीटा की कमी आ गई। तो अगर जो है वो आप P रियल प्लस बीटा इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, ये वैल्यू जो है P आइडियल की इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा भैया देखो, कंसेप्ट ये होता है कि वास्तव में देखो इसका अलग अलग जगह अलग अलग एक्सप्लेनेशन होता है। कई जगह जो ये कंफ्यूजन यहाँ पर थोड़ा बहुत क्रिएट हो सकता है कि सर ये इसमें ऐड कैसे कर दिया, ठीक है, माइनस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग जगह अलग अलग है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, पहले बात मैं बता देता हूं कि P आइडियल विल बी इक्वल टू P रियल प्लस बीटा, और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है। और इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर जो है इसने तो P रियल लगाया, और इधर से बीटा में जो है वो P रियल जो है वो कम है। क्यों है, क्योंकि बीटा की वजह से कम है, क्योंकि बीटा की वजह से इसमें से जो है इन्होंने अट्रैक्शन लगा के बीटा की इक्वल वैल्यू जो है वो P में से माइनस कर दी, ठीक है। तो अगर मैं जो P रियल में अगर बीटा ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू उसके इक्वल हो जाएगी,
समझे बात को? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि भैया हमें क्या बताना होता है एक्चुअल में, ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर में टोटल कितना प्रेशर डेवलप होता है हमें ये बताना होता है। जबकि आइडियल के केस में हम क्या करते हैं कि कंटेनर की दीवार से टकराया, कंटेनर की दीवार से जो टकराया, यहां पर जो प्रेशर लगा, आइडियल के केस में हम केवल वो शामिल करते हैं। जो इंटरनल प्रेशर है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, वो हम कभी भी शामिल नहीं करते हैं। तो ओवरऑल क्या होगा कि हमें जो कंटेनर में टोटल कितना प्रेशर डेवलप है ये बताना होता है। कहने का मतलब कंटेनर की दीवार पर लगा हुआ प्रेशर, साथ में आपस में लगा हुआ प्रेशर, जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से लगा हुआ प्रेशर, हमें ये दोनों जो है वो शामिल करने होते हैं। तो बेसिकली जो टोटल प्रेशर कंटेनर में इतना डेवलप होगा, पी रियल प्लस बीटा। क्लियर है बात? तो अब हमें क्या करना है, इस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं जो है इसको लिख देता हूं, इसको तो मैं मिटा देता हूं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। क्योंकि भैया बीटा की कमी है, हमें पता है कि पी रियल कम है। कितना कम है पी आइडियल से? तो बीटा कम है। तो अगर आपको पी आइडियल की इक्वल करना है ना, तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा कि पी रियल प्लस बीटा, उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो कि बीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, बीटा इज इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, बीटा की वैल्यू जो इंटरनल प्रेशर, बीटा इंटरनल प्रेशर है, एंड इट्स यूनिट विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर। क्योंकि ये इंटरनल प्रेशर है तो इसकी यूनिट जो किसके इक्वल होगी, प्रेशर की यूनिट के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिएगा जरा कि अभी हमने जो ऐसा कहा था कि ये हमारे पास रियल गैस, ठीक है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। आप सोचो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल टकराने जा रहा है, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल अभी टकराने जा रहा है इसको तो मैं बोल देता हूं टाइप ए, ठीक, और जो मॉलिक्यूल पीछे है ये है टाइप बी। आप समझो कि जितने भी ए टाइप के मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे बी टाइप के। कैसे कि भाई अभी ये टकरा रहा है, कल को ये भी टकराएगा और ये पीछे रहेगा। तो अभी ये वाला ए टाइप है, बाद में ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा और बी वाला जो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये O2 का मॉलिक्यूल है तो ये भी तो O2 का मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है ना? तो हम ये बोलेंगे कि बीटा की जो वैल्यू है ना, बीटा की वैल्यू वो इन दोनों पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा ए के मॉलिक्यूल होंगे हम बोलेंगे बीटा उतना ही ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा बी की वैल्यू होगी, बी के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे, बीटा उतना ही ज्यादा होगा। तो बीटा की वैल्यू डिपेंड करती है भैया टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ बी पर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यूनिट ऑफ प्रेशर एंड इट्स वैल्यू will depends on number of molecules of type A and type B। ठीक है, जितने ज्यादा होंगे हम बोलेंगे बीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि बीटा प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए या ऑफ टाइप ए इन पर लीटर वॉल्यूम, और यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप बी इन पर लीटर वॉल्यूम। ठीक है कि भैया पर लीटर वॉल्यूम में इनके जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे 1 लीटर में, आप सोचो जरा, वॉल्यूम जितना कम होगा यहां पर मोल जितने ज्यादा होंगे गैस के, है ना, कि भाई ये दोनों है तो एक ही गैस के ना, तो जितने कम वॉल्यूम में जितने ज्यादा मोल होंगे ए और बी के मॉलिक्यूल उतने ज्यादा होंगे, टाइप ए और टाइप बी मॉलिक्यूल उतने ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा, है ना। और ये वाली चीज जो है वो आप ये मान सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल है। तो हम ये बोलेंगे, देखो इसको लिखूंगा कैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा कम होंगे जब मोल ज्यादा होंगे, और मोल पर लीटर इसको हम कैसे लिखेंगे, n/v से इंडिकेट करेंगे। तो बीटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा भैया ए टाइप के नंबर ऑफ मोल, ए टाइप के मॉलिक्यूल n/v। ठीक, ऐसे ही बी टाइप के भी कितने होंगे, n/v ही होंगे। तो यहां से बीटा जो है ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, n²/v²। और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहां पर कांस्टेंट काम में लेते हैं और यहां कांस्टेंट आएगा क्या, a। तो बीटा इज इक्वल टू a n²/v²।
ठीक है, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमें वास्तव में प्रेशर रखना चाहिए कितना, पी प्लस इतना ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, इतना प्रेशर हमें रखना चाहिए। आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, इसको तो मैं बिठा रहा हूं और ए के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसको और ज्यादा डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। इसको तो मैं बिठा देता हूं। देखो जी, ऐसा है, यहां लिख देता हूं ए इज वंडरवाल गैस कांस्टेंट फॉर प्रेशर। ठीक है, ए को हम बोलते हैं भैया वंडरवाल गैस कांस्टेंट है, और किसके लिए, प्रेशर के लिए। ठीक है, और अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ ए, तो आप देखो बीटा की यूनिट तो अभी कहा था प्रेशर की यूनिट के इक्वल है, और जनरली प्रेशर की यूनिट हम लेते हैं क्या, एटीएम, और ये आ जाएगा लीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा मोल माइनस 2। दिस इज यूनिट ऑफ ए, ये ए की यूनिट होती है। क्लियर है बात? तो ये है भैया, इसके आगे जो है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहां से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आएगी। एक बार इस पर एनसीईआरटी जरूर पढ़े, जो ए का कंफ्यूजन अगर हो रहा है उस पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो आप जरूर देखें, है ना। और न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ से कोई इतने ज्यादा विशेष बनते नहीं है, चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपके अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।